नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो ऑन अ वेरी पॉपुलर डिमांड में बना रहा हूँ, अन्वय पदच्छेद वन शॉट। भाई साहब, ये ब्लॉकबस्टर वीडियो होने वाला है। अब तक आपको अन्वय पदच्छेद का कुछ भी नहीं अगर पता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी श्लोक आएगा तो आप उसका अन्वय पदच्छेद कर सकते हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा संस्कृत का प्रायर नॉलेज है और अगर आप ध्यान से इस ट्रिक को सुनते हैं, ऐसी ट्रिक यूट्यूब पे भी कहीं अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से। और आपको इतने 11th आवर पे इतने एकदम एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ गई है। कल ही आपकी, अगर आप MUHS के स्टूडेंट हैं, आपकी कल ही एग्ज़ाम है, तो इतना टाइम पे इतनी बढ़िया ट्रिक आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ अन्वय पदच्छेद का ही नहीं होने वाला है। व्हाट आई मीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपका 4th नंबर का LAQ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, अगर आप LAQ का 4th क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको क्या आता है, उसमें आपको एक श्लोक दिया रहता है। वो ज़्यादातर वैद्य के सुभाषितम से होता है या फिर अष्टांग से भी हो सकता है। तो वॉटेवर कहीं से भी श्लोक आए, उस श्लोक का आपको अन्वय, उसका पदच्छेद, उसका व्याकरण, उसका वाक्यार्थ और उसका शास्त्रार्थ, इतनी सब चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो जाती है कि देखो, इस वीडियो में चलो मैं आपको अन्वय पदच्छेद बता दूंगा, आप किसी भी श्लोक का अन्वय पदच्छेद कर पाएंगे। लेकिन देखो, इतने कम समय में इतने सारे श्लोक, अष्टांग के इतने सारे अध्याय है, वैद्य के सुभाषित साहित्यम के भी मतलब इतने सारे श्लोक है। उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे जो डाल दी है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है। तो बेसिकली इतने कम समय पे मेरा कहना ये है कि इतने कम समय पे सारे के सारे श्लोक पढ़ के जाना, ये जो है बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर एक अननोन श्लोक आपके पास आया है, उसका अर्थ कैसे गेस करना है, उसका व्याकरण किस तरह से, उसकी एक ट्रिक कह सकते हैं, एक अप्रोच कह सकते हैं, वो बताऊंगा। शास्त्रार्थ उसको किस तरह से एलेबोरेट करना है, एक एक पॉइंट इसमें आपको बताऊंगा, जो पॉइंट आपको, आप अगर डालोगे तो डेफिनेटली उसकी बेनिफिट होगी। मेरे साथ भी सेम हुआ था। मैं जब संस्कृत 2 का पेपर लिख रहा था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे जा रहे थे, बस वो 4th LAQ था, वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था वो क्वेश्चन, और मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता था। तो अन्वय तो पदच्छेद तो ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन मीनिंग किस तरह से गेस करना है, इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए बेटा। और यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा श्लोक। मेदश्चेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपु सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिं मच्चितं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विनां यदि शव सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगया अग्वि नोदः कुत। तो ये डेफिनेटली, ये जो श्लोक है, ये वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम से मैंने निकाला है। कहाँ से निकाला है ये? वैद्यकीय वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम से मैंने ये श्लोक, है ना, वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम से ये श्लोक मैंने निकाला हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा श्लोक कहाँ से आ रहा है। तो वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, सा, तो वैसु सा, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। और इसमें भी मैंने श्लोक ऐसा निकाला है कि जो थोड़ा सा बड़ा है और कठिन है। ये श्लोक शायद आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा, या अब तक आपके पढ़ाई में ये श्लोक नहीं आया होगा। ये मेरी, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आया होगा, है ना। तो बच्चे बोल देते हैं ना, मतलब कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई आपने तो बहुत इजी वाला श्लोक दे दिया, इसका अन्वय पदच्छेद तो कोई भी कर सकता है। इसलिए मैंने जानबूझ के एक डिफ़िकल्ट श्लोक यहाँ पर चूज़ किया, जो कि जिसका अन्वय पदच्छेद वाक्यार्थ शास्त्रार्थ गेस करना डिफ़िकल्ट है। और मैं ट्रिक यहाँ पे लगा के आपको ये समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा।
और कौन से भी श्लोक पे ये ट्रिक यूनिवर्सल है, कहाँ से भी कोई भी श्लोक अगर आपके सामने आ जाए तो आज इस वीडियो में मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके बेसिस पे आप पार लगा दोगे अपनी नैया। आप अच्छे से 10 मार्क्स में से आप डेफिनेटली 6 मार्क्स से ऊपर तो हम खास 100% लेके आ सकते हो, अगर आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं लेकर के आता रहूँगा। आज इसके बाद एक ट्रांसलेशन का वीडियो आना है, उसके बाद 40 SAQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 LAQ और 100 MCQ का भी वीडियो यहाँ पर आने वाला है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। आप इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत पेपर 1 में जो हमने गेस करके सेम ये सीरीज़ निकाली थी ये वाली, इसमें से मोर देन 65% पेपर हमारा आया है। तो यहाँ पर पेपर सेकंड में मैं 80% तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आप मिस करना मतलब अपने मतलब खजाना मिल रहा है लेकिन उस खजाने का उपयोग ना लेना, उस खजाने का लुफ्त ना उठाना, तो ये कोई मूर्ख ही करेगा। और मुझे पता है आप मूर्ख नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी कुछ ही समय में, अभी 12 बजे से पहले, आज आज की ही बात कर रहा हूँ मैं। आज क्या तारीख है? टुडे द डेट इज़ 25 मार्च। अगर आप इसके बाद भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल 26 मार्च को पेपर सेकंड है MUHS वालों का। तो आज दोपहर को 12 बजे से पहले सारे वीडियोस ये LAQ SAQ वाले संस्कृत ट्रांसलेशन के सभी आ जाएंगे। लास्ट टाइम थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था, वो वीडियो सेव ही नहीं हुआ था, मुझे बार बार उसको शूट करना पड़ा था। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है ये अन्वय पदच्छेद करने में। सही में ये जो LAQ है ना, फोर्थ, सॉल्व करने में मज़ा आता है। एक्चुअली ये ट्रिक मैंने ही बनाई है, ये मैंने कहाँ से देखी नहीं है, ये किसी से मैंने जानी नहीं है। ये ट्रिक मैंने ये खुद के दिमाग से ये करके बनाई है। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। अगर ये LAQ में आता है, फोर्थ नंबर के फोर्थ क्वेश्चन के LAQ में आता है, तो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है अन्वय, लिखना होता है। सेकंड नंबर पे आपको लिखना होता है पदच्छेद। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको लिखना होता है व्याकरण। व्याकरण के बाद लिखना होता है आपको वाक्यार्थ। और फिफ्थ नंबर को आपको लिखना पड़ता है शास्त्रार्थ। इस तरह से अपना क्या है इस तरह से अपना फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को अभी फ़िलहाल बाजू में डाल देते हैं बेटा, और सीधा हम अन्वय के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक होगा हम टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अन्वय की। तो जब भी आपको अन्वय लिखना हो तो पहले अन्वय का इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा इस LAQ में, प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है इससे रिलेटेड भी मैं, क्योंकि इसीलिए तो मैं यहाँ पे ये वन नोट में आपको सिखा रहा हूँ कि मैं लिख के आपको अच्छे से समझा सकूँ, लिख के आपको अच्छे से यहाँ पर बता सकूँ। क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स का पेपर है, कुछ भी बोलो आप, ये राइटिंग स्किल्स का पेपर है। और राइटिंग स्किल्स के पेपर में आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी प्रेजेंटेशन आइडियली किस तरह से होनी चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स यहाँ पर आप गेन कर पाए। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, फॉलो कीजिए। इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ जो बता रहा हूँ, और आपको प्रेजेंटेशन की भी एक आइडिया अच्छे से आ जाएगी। देखो, वीडियो लंबा होता है तो होने दो, लेकिन मैं हर एक चीज़ कवर करता हूँ, कुछ चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। कुछ फास्ट फास्ट कुछ भी बता दिया ऐसा मुझे पड़ता नहीं। मैं जो भी करता हूँ बढ़िया करता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ऐसी बात है, क्योंकि अच्छी चीज़ करने के लिए
आपको समय लगता है। कल ही आपका पेपर है, आपको एक ही ट्रिक में अगर सब चीज़ समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए आपको थोड़ा समय इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया। इसमें पहले आपने क्या लिखा, अन्वय। अब जैसे ही आप अन्वय लिखते हैं तो जो आपका रफ होता है ना, लास्ट पेज शायद रफ होता है, उसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे चुपके से आपको क्या लिख देना है, पदच्छेद लिख देना है। अब यहाँ पर मुझे रफ क्या क्या ही लूँ मैं रफ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन छोड़ के इधर सेकंड नंबर पे वैसे पदच्छेद लिखना ही है, तो पदच्छेद यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने क्यों बोला कि पदच्छेद आपको पहले यहाँ पर लिखना है, लिखना इसीलिए है कि आपको सबसे पहले रफ में पदों का छेद करना है, पदच्छेद करना है। बात समझ में आ रही है मेरी? बात आपको मेरी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्योंकि जब तक आप पदच्छेद नहीं करेंगे, पदच्छेद करने के बाद ये अन्वय, वाक्यार्थ, शास्त्रार्थ, ये सिंपल हो जाता है। देखो, छेद तो हमें अन्वय में भी करना है, छेद तो हमें पदच्छेद में भी करना है, और व्याकरण के टाइम पे भी अपने को छेद करना है। लेकिन डिफरेंस है, अन्वय के समय छेद करते हुए अलग स्ट्रेटजी है, पदच्छेद के टाइम पे छेद करते हुए अलग स्ट्रेटजी है, और व्याकरण के टाइम पे छेद करते हुए जो है अलग स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पदच्छेद कर देते हैं। ठीक है, लेट्स डू पदच्छेद। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा पेन यूज़ करूँ यहाँ पर, मैं ब्लू वाला यूज़ करता हूँ। तो पदच्छेद किस तरह से करना है, देखो, ये पहला पद है, ये मेदस छेद कृशोदर, मेदस छेद कृशोदर, ये पहला पद है। तो इसको क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको किस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। देखो, मेद, मेरे हिसाब से ब्लैक पेन ही सही है। हाँ, पदच्छेद किस तरह से करेंगे अपन, पदच्छेद में करेंगे मेद प्लस छेद, मतलब जो संधि किया हुआ पद है, देखो मेदस छेद, ये संधि करके बना हुआ पद है, आपको इसका संधि विग्रह करना है। ठीक है, जहाँ पर समास है वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखो संधि है यहाँ पर पदच्छेद में, तो संधि का विग्रह करना है, और जो शब्द वैसे ही लूजली जुड़े हैं उनको आपको अलग करना है। ये सिंपल सिंपल फंडा है यहाँ पर पदच्छेद का। ठीक है, मेद प्लस छेद प्लस कृश प्लस उदर। ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि एक आपका वर्ड कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एक वर्ड कंप्लीट हो गया, कौन सा, मेदस छेदक कृशोदर। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से कॉमा दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेदस छेदक कृशोदर, लघु तो बस वैसा ही है, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लघु लिख दिया। अब लघु हो गया एक वर्ड, फिर कॉमा दे दी। आप समझ रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, आप उतने होशियार है, आप समझते हैं, आप समझ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लघु के बाद आपको किस तरह से करना है, देखो, भवत्युत्थान योग्यम, तो यहाँ पे आपको इसका संधि विग्रह करते हुए किस तरह से करना है, भवती, भवती प्लस, देखो, भवत्युत्थान योग्यम, तो भवती उत्थान योग्यम, भवती प्लस उत्थान प्लस प्लस योग्यम, प्लस योग्यम, बिल्कुल, योग्यम के बाद है वपुहु, तो क्या करो यहाँ पर, कॉमा करके वपुहु लिख दिया, भवती प्लस उत्थान प्लस योग्यम, उसके बाद कॉमा कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, भवती प्लस उत्थान योग्यम, भवती उत्थान योग्यम, कॉमा करके वपुहु, कॉमा करके वपुहु। अब फिर से यहाँ पे कॉमा देंगे वपु के बाद। देखो, ये शांति से करने वाली चीज़ है, हड़बड़ी में करने जाओगे गड़बड़ हो जाएगी आपसे। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें जो है शांति से ही करने वाली चीज़ें है। तो एग्ज़ाम में भी आप सॉल्व करोगे ना, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप मेरे ट्रिक के सहारे अगर जा रहे हैं कल के पेपर में, तो आपको बाकी के क्वेश्चंस जो है
थोड़े से फास्ट सॉल्व करने हैं, उसमें भी आपको हैंड राइटिंग सब चीज़ों का ध्यान देना है। वैसे ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टाइम का ऐसा विषय नहीं होता है, आप अगर अच्छे से पेपर सॉल्व करते हैं तो टाइम आपको आसानी से आपका बचता है। लास्ट में मेरा बचा था, 10 मिनट बचा था मेरा, तो टाइम बचता है अगर आप अच्छे से पेपर को टाइम मैनेजमेंट करोगे तो बचता है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपको ये आता नहीं, आप पहली बार इसकी ट्रिक देख रहे हैं, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए 20 से 25 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसको आपको शांत दिमाग से करना है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद सेकेंड लाइन हम आ जाते हैं। सेकेंड लाइन में क्या है, सत्वा नाम पी। तो ये किस तरह से करना है आपको, देखो, एक सेकेंड। सत्वा नाम प्लस अपी, सही है, बिल्कुल। सत्वा नाम प्लस अपी लक्ष्यते। लक्ष्यते तो भाई उसी तरह से एकदम इंडिपेंडेंट आ जाएगा, लक्ष्यते, बिल्कुल। आफ्टर लक्ष्यते विकृति चित्तम, है ना। तो विकृति चित्तम ये किस तरह से होगा, ये होगा विकृति मत प्लस चित्तम, प्लस चित्तम, ठीक है। विकृति में चित्त भय क्रोधयो हो, तो क्या किया हमें, सत्वानाम प्लस अपी, फिर लक्ष्यते, उसके बाद विकृति मत प्लस चित्तम, ठीक है। चित्तम होने के बाद कॉमा, उसके बाद भय क्रोध, एक सेकंड रुकिए, भय प्लस क्रोध यो, ठीक है। ये अपना सेकेंड लाइन का भी कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, सत्वानाम प्लस अपि लक्ष्यते विकृति मत प्लस चित्तम, उसके बाद चित्तम के बाद कॉमा, उसके बाद विकृति मत चित्तम हो गया, इसके बाद कॉमा, और फिर भय प्लस क्रोधयो हो, सेकेंड लाइन का हमारा पदच्छेद हो गया। उसके बाद हम देखो, फर्स्ट लाइन का पदच्छेद हो गया, सेकेंड लाइन का पदच्छेद हो गया, अब ये थर्ड लाइन, उत्कर्ष, ये सीधा आ जाएगा, उत्कर्ष कॉमा स कॉमा च कॉमा धन्वी नाम, धन्वी नाम, कॉमा ये यदि शव, यदि शव का कुछ होगा क्या, यदि शव का कुछ होगा, मेरे हिसाब से ये इसी तरह से रहेगा। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ओके। यदि शव उसी तरह से रहेगा। उसके बाद सिद्ध, एक सेकंड, सिद्ध्यंती, ये भी मोर और लेस इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है लक्ष्य, लक्ष्य कॉमा चले, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट उत्कर्ष के बाद मिथ्येव है, उसके बाद क्या है, मिथ्येव, इसका कैसे टूटेगा, इसका टूटेगा मिथ्या प्लस एव, है ना। मिथ्येव इक्वल टू मिथ्या प्लस एव, बिल्कुल, ये होगा मिथ्या प्लस एव। तो मिथ्येव का मिथ्या प्लस एव कर दिया, मिथ्येव खत्म, व्यसनम, व्यसनम कॉमा वदंती, वदंती, उसके बाद क्या है, मृगयाम, उसके उसके बाद मृगयाम, किस तरह से कर रहा हूँ ध्यान दीजिए आप, मृगयाम प्लस, मृगयाम प्लस, मृगयाम प्लस ये ई अग्वि नोदह
और कुत। इस तरह से आपका पदच्छेद कंप्लीट हो गया। ये जो है ना, ये क्या पढ़ना है, ये लेटर क्या है, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा वर्ड है। लेकिन मैंने मेरे नॉलेज से, जो मैंने पैटर्न दिमाग में फॉर्म करके रखा है, उसके हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया। देखो क्या क्या, मृगा, मृगयाम, मृगयाम कर दिया। अब मृगयाम के बाद क्या हो गया, ये ई, देखो ई की बड़ी मात्रा है ना ये, तो यहाँ पे ई य ग्वी नोदह कॉमा कुत। तो देखो पदच्छेद में थोड़ा टाइम लग गया डेफिनेटली आपको। टाइम आपको मैं इसलिए लगा कि, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम लगाया, मुझे इससे फास्ट करते आता है, मेरा बहुत प्रैक्टिस है। मैं आपके, आपकी जो लेवल है यहाँ पे, मतलब आप जिस लेवल पे फिलहाल है, आपको अन्वय पदच्छेद हार्ड जाता है, मैं आपके लेवल के पास पहुंचकर आपको धीरे धीरे मैंने इसका पदच्छेद किया, ताकि आपको समझ में भी आया और आपको ये बात पता चले कि एग्जाम में भी आपको इसका अप्रोच इस तरह से रखना है कि आपको धीरे 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 ही आपको पदच्छेद करना है, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो ही आपकी गलत होने के चांसेस कम होते हैं, सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अन्वय की तरफ। ठीक है, अब अन्वय को करने से पहले आपको एक प्रायर कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि जिस तरह से आपने कोई कविता या फिर गाना सुना होगा, ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे के आपका टाइम ज़्यादा और वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं एग्जांपल तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कविता या फिर कोई गाना सुना होगा, ठीक है, तो कविता और गाने में क्या होता है कि वर्ड्स थोड़ा सा उसके राइमिंग और गाने की टोन के हिसाब से थोड़ा बहुत उलट फेर होते हैं, इधर उधर होते हैं। मतलब जिस चीज़ को आप सीधा लिख सकते हैं कि ये रात कितनी सुहानी है, चांदनी कितनी अच्छी है, तो यहाँ पर गाने में किस तरह से होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ही दे ही देता हूँ आपको समझ में आए। चांदनी है ये रात सुहानी, तो ये क्या है, ये कविता के फॉर्म में लिखा है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, राइमिंग अच्छा लगता है। सुहानी है ये, क्या बोला मैं भी भूल गया, आप थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिए। तो जो भी है स्किप करके देख लीजिए, मैं बोल दिया, मैं भूल गया। तो रोहित शर्मा जैसा है ना वो आप देख लीजिए जाके। ठीक है, तो लेकिन बात तो सीधी थी ना, उसको हमने तोड़ा, ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से क्रियापद, उसके बाद ये नाउन प्रोनाउन, ये जो भी चीज़ है ये इधर उधर हो गया कहते समय इसको, मतलब सीधा सीधा लाइन था, मैंने उसको कविता के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब कविता में वो ग्रामर के रूल्स नहीं लगेंगे, क्योंकि कविता ये छंद है, इस छंद का अपना स्टाइल है, वो उस स्टाइल में लिखा जाएगा जिस स्टाइल में आपको राइमिंग और क्या बोलते हैं उसको, गाने में उसको फिट किया जाए, उसको लय ताल सुर लगा हम सके। तो इस तरह से क्या होता है, ये कविता, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दे दिया। अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया, ये एग्जाम्पल देना आपको बहुत ज़रूरी था। विदाउट एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल मैं अन्वय आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ही ये ट्रिक है। तो देखो क्या है, अब उस एग्जाम्पल को यहाँ पर हम कोरिलेट करते हैं। तो देखो सुनो, ये है संस्कृत, संस्कृत के बहुत पैराग्राफ लिखे हुए हैं यहाँ पे, इमेजिन कीजिए। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया श्लोक में। तो बस ये यही एनालॉजी है कि श्लोक ही हमारा कविता है, और कविता जिस सीधी सीधी लाइन से बनी है ये है। अब यहाँ पर श्लोक में डिफरेंट चीज़ क्या हो जाती है, डिफरेंट चीज़ हमारे पास ये हो जाती है कि श्लोक एक पैटर्न है, श्लोक एक पद लाइंस से बनते हैं। जैसे कि 2 लाइन का एक श्लोक होता है, 4 लाइन का श्लोक होता है, ये 4 लाइन का बेसिकली श्लोक है। तो ये इसका एक पद है, ये इसका दूसरा पद है। ठीक है, ये इसका एक पद है, ये उसका दूसरा पद है। तो यहाँ पर श्लोक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ कि श्लोक इज अ कंसाइज कंपैक्ट
वर्जन ऑफ एन इंफॉर्मेशन और व्हाट द राइटर वांट्स टू से, उसका बहुत ही संकुचित छोटा कॉम्पैक्ट वर्जन क्या होता है, हमारा श्लोक ही होता है। समझ में आई बात? तो आपको श्लोक को जब तक आप रिवर्स इंजीनियरिंग उसकी नहीं कर पाएंगे, उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको उसका अन्वय नहीं समझ में आएगा। और डिकोड करने की पहली स्टेप पदच्छेद, जो कि हमने कंप्लीट कर दी है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से आपको यहाँ पर किस तरह से नहीं, आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। श्लोक की आपको अभी फिलहाल हम अन्वय कर रहे हैं, अन्वय हमें देखना है। तो अन्वय करने के लिए हमें इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना जरूरी है। अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करना है, ये ट्रिक अभी आपको मैं बता देता हूँ। आई होप मैंने अब तक ये जो आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना मतलब उस श्लोक के कॉम्पैक्ट फॉर्म को थोड़ा सा लूज करना, उसको ढीला करना और उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि संस्कृत का सीधा सेंटेंस है। ये कविता के फॉर्म में है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया कोरिलेट करके। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल आपके इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल लाइन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अन्वय। इसे ही अन्वय करना कहते हैं। ठीक है, ये आपको अब तक तगड़ा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट समझे बिना ट्रिक अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक हमारी ये है, इस ट्रिक में आपको पहली चीज क्या याद रखनी है कि अन्वय इज अ सब्जेक्टिव थिंग। सब्जेक्टिव चीज है, हर किसी के हिसाब से ये अलग अलग हो सकती है। आप 4 बुक्स उठा के देखोगे तो 4 बुक्स में 4 आपको अलग अलग प्रकार से अन्वय किए हुए मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप थोड़ा 19-20 भी करते हैं लिखने में अन्वय को, और या फिर आप मेरी ट्रिक मेरी स्ट्रेटजी अप्लाई करके जाते हैं, तो उस एग्जामिनर में इतना दम नहीं कि आपके अन्वय में मार्क्स काट सके। अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उस तरह से फॉलो किए तो आपको सबसे पहले अन्वय से डरना बंद कर देना है। आपके पास इसके बाद कोई भी श्लोक आएगा ये वीडियो देखने के बाद, अन्वय आप जरूर जरूर उसका कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक का मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि सब्जेक्टिव होता है, हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। डरना नहीं है, मैं जिस ट्रिक से बता रहा हूँ उससे फॉलो करो। आपका अन्वय, उसको आपको फुल मार्क्स ही देने पड़ेंगे उस एग्जामिनर को, वो आपके मार्क्स काट नहीं सकेगा। बस आप मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। और आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का पेपर है, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर दे पाए तो, नहीं दे पाए फिर भी आपको, नहीं तो भी नहीं, आपको एक दो भी गलती हो गई आपकी उसमें लिखने में, फिर भी आपको क्या, बस सपोज आपको वहाँ पे 3 मार्क मिलने थे, 2 तो मिल ही जाएंगे, उसमें 1 ही मार्क काटेगा वो। और इतना कोई डिटेल में देख के चेक नहीं करता। उसको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, उसको आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगी और आपने सही तरीके से प्रेजेंट करके लिखा है उसको। और मतलब ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन। संस्कृत के पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती है। आप अगर अच्छे से लिखोगे, उसका हैंडराइटिंग वगैरह सब चीज़ें, उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के साइकोलॉजी पे पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स ही देने की कोशिश करता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, हाँ, आप टेंशन नहीं लेना है, बिंदास तरीके से अन्वय सॉल्व करना है। गलती होने के चांसेस इसमें कम है, हो भी जाती है तो पकड़ में नहीं आती। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं हर पेपर को पकड़ के देखे कि भाई क्या सही है क्या नहीं। और अन्वय के केस में तो आपने अगर सही तरीके से पैटर्न फॉलो करके लिखा है, जो पैटर्न मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको मतलब मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप अन्वय सॉल्व करोगे तो आपको मोर देन 80% मार्क्स आपके कहीं 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 नहीं गए। 100% ही बोल देता, लेकिन मैं ऑन अ सेफ साइड 80% बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ एग्जामिनर थोड़े से अड़ियल होते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ एग्जामिनर इतना नहीं पढ़ते। बस एक
एक ओवरव्यू लेते, फास्ट फास्ट रीड करते, एक ओवरव्यू लेते, आंखों के सामने से लेते और फटाफट टिक करके जो है आपको मार्क्स देते, क्योंकि अभी तो लैपटॉप पे चेक होते हैं ना आपके पेपर, फिजिकली तो चेक नहीं होते, तो आपके पास स्टूडेंट के पास एक थोड़ा सा यहाँ पर ये एडवांटेज हो जाता है। तो अब अन्वय कैसे करना है, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट, अपनी मेन ट्रिक, मेन ट्रिक अब रिवील फाइनली होने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको मेन ट्रिक अभी बताता हूँ। मेन ट्रिक क्या है? मेन ट्रिक है उल्टा पुल्टा। सुन लीजिए मेरी बात। उल्टा पुल्टा मतलब क्या? एग्जैक्टली पूरी तरह से उल्टा पुल्टा नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक उल्टा पुल्टा। अन्वय करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पदच्छेद, पदच्छेद नहीं, पहले आपको लाइन को देखना है। जैसे ये मेरी मेदस छेदक कृशोदरम लघु, हाँ। और एक बात, अन्वय भी आपको करना है, लाइन बाय लाइन करना है। पहले इस लाइन का करना है, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का। पदच्छेद भी आपने उसी तरह से किया, पहले इस लाइन का किया, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पहले हम अन्वय फर्स्ट लाइन का करेंगे। तो फर्स्ट लाइन का अन्वय करने के लिए आप हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको पदों को तोड़ना है। हम्म, तो पदच्छेद के हिसाब से मैंने आपको पदों को तोड़ के बताया, और मैंने बोला कि पदच्छेद करने के बाद अन्वय में आपको हेल्प होगी। किस तरह से हेल्प होगी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको अन्वय करने के लिए आपको अन्वय के अकॉर्डिंग पदों को तोड़ना पड़ेगा। अब अब आप बोलेंगे कि भाई अन्वय के अकॉर्डिंग पद को कैसे तोड़े? उसका कोई ऐसा पुख्ता एकदम रूल नहीं है, लेकिन इस तरह से तोड़िए जिस तरह से तोड़ने के पश्चात, जिस तरह से तोड़ने के पश्चात यहाँ पर हम उस श्लोक की लाइन को इस तरह से अरेंज कर सके जिस तरह से उसका प्रॉपर एक मीनिंग लगे और वो सेंटेंस अच्छा लगे सुनने को, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही से हो। अब मुझे पता है आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, जब तक मैं ये करके नहीं दिखाता, एग्जाम्पल नहीं देता, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो चलिए सीधा उस पर आ ही जाते हैं और आपको करके दिखा देते हैं। तो देखो, मेदस छेद कृशोधरम लघु भवती उत्थान योग्यम बपू, तो लगा दीजिए उल्टा पुल्टा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं क्या करता हूँ। मेदस छेद, एक सेकंड, हैंड राइटिंग, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पर अन्वय देखेंगे, मेदस छेद कृशोदरम, मेद छेद, मेदस छेद, मेद एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, हाँ हाँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? अन्वय। मैं आपको अन्वय करके बताता हूं, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अन्वय हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो अन्वय किस तरह से करेंगे? देखो, मेद छेद कृशोदरम, ये पहला एज इट इज लिखा मैंने। कृशोदरम के बाद उत्थान योग्यम, उत्थान योग्यम लघु वपु भवती, ये हो गया पहली लाइन का अन्वय। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, मुझे पता है पूरा आपको समझ नहीं आया। अब मैं जो बताने वाला हूँ उससे आपको पूरा समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, मेदस छेदक कृशोदरम, ये एक लाइन में सुनने को अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस इससे बना सकते, इसलिए मैंने इसको नहीं तोड़ा, ठीक है? लघु तो भाई अभी फिलहाल उसी उसको उसी तरह से रहने दो। लेकिन यहाँ पे ये भवत्युत्थान योग्यम, इसका हमने पदच्छेद किया था। कहाँ पे है? देखो भवती, देखो यहाँ पर भवती उत्थान योग्यम, इसका हमने पदच्छेद किया था। अब देखो इसमें एक और ट्रिक है कि भवती हो गया, गच्छति हो गया, खादती हो गया, करिष्य हो गया, ये क्रियापद जहाँ पर आपको किसी वर्ड के साथ संधि या फिर किसी संयोग में जुड़े हुए मिले, उसको आपको अन्वय के लिए तोड़ना ही तोड़ना है, क्योंकि आपको क्रियापद यहाँ पर एंड में आपको लगाना होता है सेंटेंस के, ठीक है? तो ये रूल को फॉलो करते हुए आपको किसी भी श्लोक में अगर आपको क्रियापद किसी वर्ड के साथ
जैसे कि भवती, खादती, गच्छति, है ना, इस तरह से आपको कोई क्रियापद दिख रहा है तो उसको आपको अन्वय के लिए तोड़ना ही तोड़ना है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए मैंने भवती उत्थान योग्यम में से भवती प्लस उत्थान प्लस योग्यम इस तरह से इसको तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो मैंने क्या किया, भवती को सबसे एंड में जाने दिया। हालांकि मेरा इतना प्रैक्टिस है, मैं उसको माइंड में ही मैंने पहले उसको एंड में डाल दिया, बाद में बाकी के चीज़ें भरे। लेकिन आप इस तरह से ज़रूर कर सकते हैं रफ में, क्योंकि बीच में आपको कितना वर्ड लिखना है आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा। तो आप भगवती को सबसे पहले पीछे डाल दिए। अब देखो हमारा मेदस छेद कृशोदर हो गया, हमारा भगवती हो गया। अब हमारा क्या रह गया, लघु उत्थान योग्यम वपु। तो क्या करना है, अब मुझे मेरे हिसाब से उत्थान योग्यम लघु वपु भवती इस तरह से अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेदश्चेद कृशोधरम लघु वपु उत्थान योग्यम भवती ये सही लग रहा है, ये भी सही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अन्वय के दो से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। देखो मेदश्चेद कृशोधरम उत्थान योग्यम लघु वपु भवती ये भी सही है, मेदश्चेद कृशोधरम लघु वपु उत्थान योग्यम भवती ये भी सही है। बस सुनने को अच्छा लगना चाहिए, सीधा सीधा पैटर्न, सीधा सीधा ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है सत्वा नामपि लक्ष्यते विकृतिमत चित्तम भय क्रोधयो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा ये लक्ष्यते क्रियापद दिख रहा है। तो मैं इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको सबसे पहले पीछे डाल ही देता हूँ यार, है ना, डाल ही देते हैं इसको, इसको काहे छोड़े। लक्ष्य ते, आई बात समझ में, लक्ष्य थे हमने पहले ही डाल दिया इसको। फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि हाँ इसको किस तरह से हम कर सकते, किस तरह से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सत्वानाम प्लस अपी ये तोड़ना सही लग रहा है। सत्वानाम अपी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सेंटेंस में हमको सिंपल चाहिए। तो यहाँ पर इसको तोड़ना मेरे दिमाग को सही लग रहा है। इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है। एक कुछ मैं वही बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव है ये, आपको एग्जाम में जिस तरह से सूझता है, लेकिन पैटर्न आपको यही फॉलो करना है। तो आपका आंसर मतलब ज़्यादा चांसेस है मोर और लेस करेक्ट ही होगा। तो क्या है, सत्वा नाम, सत्वा नाम, आप ऐसा नाम लिखिए या फिर ऊपर टिम्ब लिखे लिखिए, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सत्वा नाम, तो सत्वा नाम लिख दिया मैंने, तो सत्वा नाम हो गया। अब मुझे लग रहा है भय क्रोधयो इधर डालना चाहिए। मैं बोला ना उल्टा पुल्टा करना है, तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा करते हैं, भय क्रोधयो इधर डाल देते हैं। भय क्रोधयो, है ना, सत्वा नाम भय क्रोधयो हो विकृतिम चित्तम। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे विकृतिम चित्तम, है ना, विकृतिम चित्तम। अब क्या रह गया हमारा, हमने देखो यहाँ पे सत्वा नाम अपी में सत्वा नाम प्लस अपी, अपी अलग किया था, तो यहाँ पे मैं अपी डाल देता हूँ। हो गया सेकंड लाइन का अन्वय। देखो पढ़ के देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने पर, सत्वा नाम भय क्रोधयो हो विकृतिम चित्तम अपि लक्ष्यते, ये हो गया इसका दूसरे लाइन का अन्वय। अब इसका तीसरा लाइन का अन्वय देखते हैं, उत्कर्षः स च धन्विनाम यदि शव सिद्धयंती लक्ष्ये चले। तो यहाँ पर ये पढ़ने के पश्चात, ये पढ़ने के पश्चात सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस थर्ड लाइन में मुझे यहाँ पे चले क्रियापद दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चले। तो मैं क्या करता हूँ, चले को पहले ही एंड में डाल देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ कि किस तरह से सेंटेंस बन सकता है, किस तरह से हम जुगाड़ कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि यदि शव लक्ष्य सिद्ध्यंती। देखो यदि शव हमने उठाया यहाँ से, यदि शव, उसके बाद लक्ष्य, लक्ष्य, उसके बाद सिद्धयंती, सिद्धयंती, उसके बाद क्या करेंगे अपन, यदि शवे
यदि शवः लक्ष्य सिद्धंती, उसके बाद सच, उसको छेड़ते ही नहीं है, सच साथ में अच्छे लग रहे हैं बेचारे, मेड फॉर ईच अदर, है ना। सच धन्वी नाम, या थोड़ा सा, यदि शव लक्ष्य सिद्ध्यन्ति, यदि शव लक्ष्य सिद्ध्यन्ति स च धन्वीनाम उत्कर्षः, इसको हम ये कर देते, उत्कर्षः, उत्कर्षः यदि शव, यहाँ पे देखो थोड़ी गलती होगी, देखो मुझे लगता है कि ये मृगया इधर डालना चाहिए, है ना। यदि शव, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस तरह से करेक्शंस होते हैं, क्योंकि देखो मृग है ना, तो मृग ये मेन नाउन है, तो इतना एंड में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक अपन लॉजिक लगा सकते हैं ना यहाँ पे। तो यदि शव मृगया, मृगयाम लक्ष्ये सिद्धयन्ति स च धन्विनाम उत्कर्षः चले, ये हो गया मेरे हिसाब से अन्वय। इस लाइन का थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने इसको पार पा दिया। देखो क्या है, यदि शव हो गया, उसके बाद देखो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, ठीक है। यदि शव हो गया, मृगया, किधर गया मृगया, अबे मृगया किधर से आ गया, ये तो नेक्स्ट लाइन से है, अरे जरूरत नहीं यार, जरूरत नहीं है इसकी मृगया की। यदि शव लक्ष्य आपका अपना पहले से ही पहला वाला ही सही था। यदि शव, देखो एक लाइन का वर्ड दूसरे लाइन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये मेरे से करते हुए थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। यदि शव एंड हो गया, यदि शव के बाद लक्ष्य, लक्ष्य, उसके बाद सिद्धयंती, सिद्धयंती स च धन्वीनाम, धन्वीनाम, धन्वीनाम उत्कर्ष चले, उत्कर्ष चले। देखो इस लाइन के सारे निपट गए, उत्कर्ष भी निपट गया, सच निपट गया, धन्वीनाम, यदि शव सिद्धयंती लक्ष्य चले। तो हमने इसको इस तरह से अरेंज किया कि ये सुनने में सेंटेंस अच्छा लगे, एंड दैट इज व्हाट इज अन्वय, यही अन्वय है। तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया जी, ठीक है। अब हमारा जो है, हाँ, यदि शव लक्ष्य सिद्धंती च धन्विनाम उत्कर्षे चले, एक सेकंड, दैट इज व्हाट इज अन्वय इज कंसर्न, है ना। नहीं इसको आपको इस तरह से नहीं, सबको फुल स्टॉप ही देना है, क्योंकि सारे आप क्या बना रहे हो, सारे आप सेंटेंस ही बना रहे हो यहाँ पर। अब हमारे पास बचता है लास्ट लाइन, और ये करने के बाद मैं व्याकरण बता दूंगा आपको। व्याकरण के बाद हम इसका वाक्यार्थ और इसका शास्त्रार्थ की भी ट्रिक आपको जरूर 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 बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिथ्येव व्यसनम वदंती मृगयाम, देखो मिथ्येव, देखो ये हम एक ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि मिथ्या प्लस एव सेंटेंस में ये ठीक नहीं लगता, ये साथ ही होना चाहिए। मिथ्येव व्यसनम, ये तो सिंगल है, वदंती मृगयाम ईदग्निनोद कुत, ये क्या है भाई, मुझे पढ़ते ये नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है भाई साहब हमारा क्या है, ये हमने पद अन्वय के हिसाब से, कि हमको अन्वय में, देखो अन्वय करते समय यहाँ पर पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि आपको क्या तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना है, इसका विचार करते हुए आपको पदों को रेडी रखना है। और एक बार आपने रेडी रख लिए, फिर उसको आपको अरेंज करना है, फिर आपको मेन ट्रिक लगानी है, फिर आपको उल्टा पुल्टा करना है, ताकि आप उसको इस तरह से अरेंज कर सके कि वाक्य सुनने में अच्छा लगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, किस तरह से आप समझेंगे कि अन्वय अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर अन्वय सही है कि नहीं तुमने बनाया, या आपको आपको टेस्ट कैसे करेंगे आप इसको कि आपका अन्वय सही बना है या फिर नहीं,
ये टेस्ट इस तरह से होगा कि आप जब उस अन्वय को पढ़ेंगे तो सुनने में ठीक लगना चाहिए, सुनने में लगना चाहिए कि हाँ एक कोई सेंटेंस है, सुनने में अटपटा या फिर कुछ वियर्ड नहीं लगना चाहिए। अगर सही लगता है सुनने में, जैसे देखो, यदि शव लक्ष्य सिद्ध्यंति स च धनिनाम उत्कर्ष चले, ये सुनने में ठीक लग रहा है, इसके ऊपर के भी ठीक लग रहे हैं, तो ठीक लग रहा है मतलब यहाँ पर अन्वय आपका ठीक तरीके से बना है, एटलीस्ट ये आप मान करके चल सकते हैं अभी इस बेसिक लेवल पे, जहाँ पर हम संस्कृत को बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडवांस लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। बीएमएस फर्स्ट ईयर के लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेपर में अच्छा लिख सके इसके बेसिस पे, ज़्यादा मैं वहाँ पे व्याकरण में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जाता हूँ तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। यहाँ पर सही तो करना है, लेकिन सही के साथ साथ जल्दी और इतने कम समय में कैसे करना है, इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन इट इज़ स्टिल डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन रेदर देन नॉट राइटिंग एनीथिंग एंड स्कोरिंग 0 मार्क्स इन पेपर एंड फ्रस्ट्रेशन अलग। तो ये आप करके जाते तो डेफिनेटली 10 में से 6+ मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। बस आप मेरी ट्रिक को फॉलो कीजिए। अब जल्दी से हम लास्ट जो लाइन है उसका अन्वय करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको, हाँ पहले हमने इसके पद डिसाइड कर लिया, अब इसको हमको अरेंज करना है। तो किस तरह से कर सकता हूँ मैं, इस तरह से मैं कर सकता हूँ, देखो मिथ्येव तो मैं पहले ही लिख दूंगा, मेरे मन में आ रहा है मिथ्येव, पहले ही लिख दूंगा। अब मिथ्येव लिखने के बाद व्यसनम, मिथ्येव व्यसनम, ये भी उसी तरह से लिख दूंगा, मिथ्येव व्यसनम वदंती, व्यसनम वदंती, वदंती अ, फिर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, ई जो भी है यार, ये ई ग्वी नोदह, जरूरी नहीं सभी वर्ड्स का आपको मीनिंग पता हो। मृगयाम, मृगयाम इव अग्नि योद मृगयाम कुतः, देख लेते हैं अपन सारे हो गए कि नहीं हो गए। देखो, मिथ्येव व्यसनम, मिथ्येव व्यसनम हो गया, वदंती हो गया, इग्नियोद ये भी हो गया, युग्नियोद मृगयाम, मृगयाम, मृगयाम के बाद कुत, मृगयाम के बाद कुत, देखो सारे उड़ गए, मिथ्ये उड़ गया, व्यसनम वदंती मृगयाम इग्नि कुत। अब ये पढ़ के देखिए सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मिथ्येव व्यसनम वदंती इव अग्नियोद मृगयाम कुत, या फिर इस मृगयाम को इधर भी डाल सकते हैं, मिथ्ये व्यसन वदंती मृगयाम योगनियो कुत, आपके हिसाब से आपको जो सही लगे। यहाँ पे मैं बहुत ग्रामेटिकल करेक्ट हो इसके ऊपर ध्यान न देते हुए, क्या आपको सही से समझ में आए और आप सही से लिख सके, इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आप ग्रामेटिकली थोड़ा इधर उधर भी कर देते हैं तो भी इस अन्वय पदच्छेद, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैंने बोला और एग्जामिनर इतना इसको डिटेल में जनरली चेक नहीं करते, तो आप उससे बच जाएंगे। अगर अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर ये भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं आपको मेरे यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने बिल्कुल कुछ के कुछ भी लिख के आए थे ना, उनको भी कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिले ही थे अन्वय में, क्योंकि उनको भी पता है अन्वय पदच्छेद करना थोड़ा डिफिकल्ट है और एग्जामिनर जनरली इसको थोड़ा सा लाइटली ही चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जो अभी 48 मिनट्स हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रिक बताई है पदच्छेद अन्वय करने की, आपको समझ में आ गई होंगी। देखो वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी, उसमें से भी मैंने डिफ़िकल्ट वाला श्लोक लिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद हम थर्ड पे आ जाते हैं, अब फास्ट होगा जो भी होगा, व्याकरण। थर्ड पे क्या होते हैं, व्याकरण। अब मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, ये सेम इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है आपके पेपर में, तभी जाके मैक्सिमम मार्क्स की गारंटी अपन ले सकते हैं। थर्ड क्या है हमारा, व्याकरण, ठीक है। देखो यहाँ पर अन्वय हो गया, पदच्छेद हो गया, तीसरा व्याकरण करते हैं। तो व्याकरण में क्या करना है, ऐसा व्याकरण करके आप एक लाइन छोड़ दो और नीचे ए लिखो, ए में लिखो संधि। व्याकरण में आपको सिर्फ संधि समास लिखना है ना, तो ए लिखना है संधि। अब संधि में आपको इस ऐसा फर्स्ट लिखना है, तो संधि क्या करेंगे अपन इसमें, संधि क्या करेंगे, संधि हम क्या कर सकते हैं कि देखो, ये भव त्युत्थान, अरे एक सेकंड,
अपना मेन पेन, हाँ, व्याकरण में ये भवत्युत्थान योग्यम, ये क्या होगा, ये होगा भवती प्लस उत्थान योग्यम। ये मुझे एक संधि मिल गई। कौन सी संधि है, कौन से टाइप की संधि, संधि का नाम क्या, अगर आपको पता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, भवती उत्थान योग्यम, भवती प्लस उत्थान योग्यम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लाइन छोड़ना है बढ़िया, मतलब पेपर बड़ा दिखता है आपका, है ना। मिथ्येव, तो मिथ्येव का क्या हो जाएगा, मिथ्या प्लस एव, बढ़िया। मिथ्येव भी आपका संधि जम गया। अब मिथ्येव के बाद मुझे कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, हाँ मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, विकृति म चित्तम, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे इसको किस तरह से लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं विकृति मत प्लस चित्तम। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और यहाँ पर दिख रहा है, जो है मृगयामी, मी नहीं, हम मी है शायद, है ना। एक सेकंड, मृगयामी, हाँ सही है, सही है, सही है, मृगयामी, मृगयामी ग्वी, ग्वी नो दह। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं हम, इसको इस तरह से कर सकते हैं, मृगयाम, मृगयाम प्लस, देखो ये इस तरह से हो जाएगा, ये ईयग प्लस ये हो जाएगा विनोद, ये इस तरह से हो जाएगा। देखो मृगयामी निवेदो जो भी है, तो ये मृगयाम मतलब मृग डियर, विनोद मतलब जोक, और ये कुछ ज्वाइनिंग मतलब सीमेंटिंग करने वाला कोई अव्यय या फिर कुछ इस तरह से होगा, या फिर इसका कुछ भी मीनिंग भी हो सकता है। इस तरह से थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है जी, आपको जो है, आपको जो है, यहाँ पर मैंने 4 संधि यहाँ पर लिख दिए। देखते हैं मृगया में अग्निमोद के बाद मुझे कुछ मिलता है क्या। मृगयाम अग्निमोदम, मृगयाम प्लस यज्ञ प्लस विनोद, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काफी है। आप संधि में सिर्फ 2 भी लिख के आएंगे तो भी बहुत होता है। मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम कम से कम 2 तो लिख के ही आइए, मिनिमम 2 लिख के आइए। 2 से ज़्यादा अगर आपको दिख रहे हैं तो 2 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया संधि। अब बी आ जाता है हमारा समास, उसके बाद आ जाता है हमारा समास। तो मुझे समास यहाँ पर क्या दिख रहा है, फटाक से समास को भी निपटा देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, समास में हम क्या करेंगे, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे समाज में, समास में मेदस छेद कृशोदरम। देखो यहाँ पर ये भवत्य, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेदस छेद कृशोदरम, इसका क्या होगा, मे, क्या होगा इसका, सोचो सोचो। समास में मेदस छेदो कृशोदरम, मेदस्य, इसका हो जाएगा आंसर मेदस्य छेद इति मेदश्छेद, ये पैटर्न है मेरा, इति मेदश्छेद। उसके बाद कृशः उदरः इति कृशोदरः, इति कृशोदरः। उसके बाद मेदश्छेदनेन कृशोदरः यस्य तत् इति मेदश्छेद कृशोदरम। ये आपको देख के डर लग रहा होगा, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, बिल्कुल डर लगने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, मेदश्छेद कृशोदरम, मेदस्य छेद इति मेदश्छेद कृश उदर इति कृशोदर, मेदश्छेदनेन कृशोदर यस्य इति मेदश्छेद कृशोदर। उसके बाद नेक्स्ट है
भय क्रोध यो। तो भय क्रोध यो का कैसे करेंगे? भयम च क्रोध च इति भय क्रोधो तयोः भय क्रोध यो हो। अब देखो यहाँ पर ये बड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा। देखो इससे पहला एडवांटेज है कि आंसर आपका बड़ा लगेगा, और दूसरी बात ये इतना हार्ड नहीं है, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में आप हमने इसका समास किया है। देखो मेदश्छेद कृशोदरम, तो पहले हमने मेदश्छेद इसको पकड़ा, मेदश्छेद इसको पकड़ा, और क्या क्या लिया? मेदश्छेद इति मेदश्छेद। इससे बहुत आसान है ये, इससे आसान तो कुछ है नहीं। उसके बाद हमने कृशोदरम पकड़ा, तो कृश उदर इति कृशोदर, थोड़ा इधर उधर चलता है, कृशस्य उदर इति कृशोदर, कोई इतना नहीं देखेगा। उसके बाद ये मेदश्छेदने न कृशोदर यस्य तत् इति मेदश्छेद कृशोदरम, ये बिल्कुल क्लासिक ग्रामर के हिसाब से लिखा है। लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेदश्छेद कृशोदर यस्य तत् इति मेदश्छेद कृशोदरम, या फिर मेदश्छेदेन, या फिर मेदश्छेदनेन कृशोदरम यस्य इति मेदश्छेद कृशोदरम, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। ये क्लासिकल ग्रामर के हिसाब से मैंने एग्जांपल दिया है ना, आसान है। पहले हमने इसका समास बनाया, इसका विग्रह किया, फिर इसका विग्रह किया, दोनों मिला के डैम एक विग्रह कर दे। इससे फायदा ये है कि हम तोड़ के दोनों को करेंगे तो ये आसान जाएगा। अब डायरेक्ट ये करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, पहले इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ना है, फिर जाके आपका एक कंप्लीट बनेगा। तो दैट इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी जो कि मैंने यूज की है, सीक्रेट स्ट्रेटजी है ना, बहुत काम की स्ट्रेटजी है ये। उसी तरह से भय क्रोध हो, तो क्या किया हमने? भय च क्रोध च इति भय क्रोधो तयो भय क्रोध, ये कुछ नहीं है, ये बस ये कहते हैं ना कि भाई लास्ट में एक लाइन देते हैं ना कि भाई इसका क्या मतलब है, तयो भय क्रोधो, इसी को भय क्रोध कहते हैं बस, और कुछ नहीं। भय क्रोधयो का क्या है? भयम च क्रोधम च इति भय क्रोधो, भय क्रोध यो चाहिए भाई, भय क्रोध यो चाहिए। अब तयो भय क्रोधयो मतलब इसका मीनिंग भय क्रोध है, या फिर इति भय क्रोध मतलब वही हो गया, इसका मीनिंग भय क्रोध है। तो अगर आप ये लिखते भी नहीं है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बस थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया। ये नहीं लिखते तो भी चलता है, और लिखते हैं तो थोड़ा सा आपका आंसर का लेंथ ही बढ़ जाएगा एक लाइन से, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भय क्रोधयो भय च क्रोध च इति भय क्रोधो तस्तयो भय क्रोधयो। उसके बाद हमारा ये क्या हो गया? ये तीसरा व्याकरण हो गया। अब चौथा होता है हमारा वाक्यार्थ, और पांचवा है हमारा शास्त्रार्थ। अब ये मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखते बैठूंगा शास्त्रार्थ ये वीडियो 2.5 घंटे की हो सकती है, नहीं 2.5 घंटे की नहीं, 1.5 घंटे की हो जाएगी। और तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको मुझे सिर्फ ट्रिक बतानी है कि इसको आपको जज कैसे करना है, इसको आपको गेस कैसे करना है। एक बढ़िया ट्रिक जिससे आपको मजा ही आ जाएगा आज, कि आपके पास अगर कोई ऐसा श्लोक की जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, और आपको साला कुछ दिमाग में उसका कुछ हिंट नहीं लग रहा है, फिर भी आप किस तरह से गेसिंग के बेसिस पे मोर देन 70% से ऊपर की एक्यूरेसी के साथ उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं। तो मीनिंग गेस करने की सबसे पहली स्टेप, आप आ जाइए यहाँ पर पदच्छेद में। कहाँ पे आना है आपको? पदच्छेद में आना है। अब अब क्या करना है? जैसे कि मैंने बोला था ना कि हमने लाइन बाय लाइन पदच्छेद किया था। पहले हमने पहले लाइन का पदच्छेद, क्या हो रहा है बे, मैं अलग ही पेन ले लेता हूँ अभी, हाँ ठीक है, ये लो। मैंने क्या बोला था? पदच्छेद करते समय या फिर अन्वय करते समय भी हमको लाइन बाय लाइन ही करना है। पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन, उसके बाद चौथी लाइन, कहाँ पे भी किसी का मिक्सअप नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये सही मेथड है करने की, दिस इज द अप्रोप्रिएट मेथड, और ये करने से आपको वाक्यार्थ जज करने में भी सिंपल होता है। कैसे बताता हूँ, ये देखो, ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है, ये हमारी 3rd नंबर की लाइन है, और ये हमारी 4th नंबर की लाइन यहाँ पर हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पहली लाइन के ऊपर ध्यान देना है, बाकी की लाइन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब पहली लाइन में आप
एक एक शब्द को, एक एक पद को पढ़ते जाइए और इसका मीनिंग स्टिच करने का प्रयास कीजिए अपने माइंड में। ये थोड़ा शांति से करने वाली प्रोसीजर है। एक बार वाक्यार्थ आपका आ गया, उसके बाद शास्त्रार्थ तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो मेद मतलब फैट, छेद मतलब काटना। अब फैट काटना मतलब फैट लॉस की बात हो रही है यहाँ पे। कृश बोले तो पतला, उदर बोले तो पेट। मतलब लिंक लग रहा है ना कि फैट का यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस होने से फैट का क्या हो रहा है, आदमी पतला हो रहा है। उसका जो उदर है, बेली फैट कम हो रहा है ना। उसका उदर कृश हो रहा है। अब कृश हो रहा है, पतला हो रहा है, तो उसके शरीर में लाघवता आएगी। उसके शरीर में लाघवता आएगी, लघु उसका शरीर हो जाएगा। बिल्कुल, लघु हो जाएगा, भवती मतलब होगा। यहाँ से ये मीनिंग तो आपका गेस हो गया कि भाई मेद के, अब मैं क्लासिकल हिंदी में बताता हूँ कि मेद के छेदन से या फिर मेद के कम होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रूशोदर हो रहा है, मतलब आदमी पतला हो रहा है और लाघवता आ रही है, शरीर में लघु होगा। लेकिन ये हमने इसका मीनिंग फर्स्ट लाइन का माइंड के माइंड में लगाया, अभी ये लिखना नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने एक पहलू देखा है। जब तक हम ये 3 लाइन का अर्थ हमारे दिमाग में लगा नहीं लेते और इन चारों लाइनों का अर्थ हम इंटरलिंक करके समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम इसका सही मीनिंग गेस नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, आधा अधूरा नॉलेज ये डेंजरस होता है। उसी तरह से आधा अधूरा अर्थ लगाना भी डेंजरस होता है। पूरा हम चारों लाइन का दिमाग में गेस करेंगे, उसके बाद उसको स्टिच करके हम जो है यहाँ पर इसका मीनिंग प्रॉपरली स्टिच करके गेस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हाँ, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, अब सत्वा नाम हम पढ़ लिए, सेकंड सेकंड लाइन पे हम आ गए। अब किसी और लाइन के बारे में हमें विचार करना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। ओ सॉरी, हमारा फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, लघु भवती होगा। उत्थान योग्यम वपु, ठीक है। तो यहाँ पर योग्य वपु छोड़ दीजिए, आप उत्थान के बारे में जानते। उत्थान मतलब उत्थान होना, उठना, उभरना, आगे बढ़ना। हाँ, तो यहाँ पे उठने का क्या मैं मीनिंग लगा पा रहा हूँ? देखो, पतला हो गया तो उसमें लाघवता आ गई। अब लाघवता आ गई तो एक जगह पे एकदम ढोले की तरह, एक मोटे इंसान की तरह बैठा नहीं होगा, बैठेगा नहीं, वो जल्दी से उड़ेगा, तड़कन उठेगा, तो उठना उसका आसान होगा। अब उठना आसान होने का ही यहाँ पे सांकेतिक अर्थ क्या ले सकते हैं कि शरीर की जो हलचल है, या फिर मराठी में अगर बोलेंगे शरीराची जी हालचाल आहे ती त्याची सुरळीत रूपाने होईल, है ना। शरीर की हलचल उसकी बहुत एक सीमलेस वे में, अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट का गेस। दूसरा क्या है, सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिमत चित्तम भय क्रोधयो। यहाँ पे हम भय क्रोधयो को एक जगह पे लिख देते कि भय और क्रोध मतलब डर और गुस्सा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, चित्तम मतलब मन। तो ये चित्त के मन के विकार है ना। ये हमारे मन के चित्त के विकार है, भय क्रोध, इसका हमें लिंक लग गया। उसके बाद अपी लक्ष्यते, इसको छोड़ दीजिए। सत्वानाम विकृति मत मतलब मन का जो सत्व है, उस सत्व में क्या हो गई, विकृति हो गई। समझ में आई बात? अब मैं इसको स्टिच करता हूं मेरे हिसाब से। देखो, यहाँ पे इस लाइन का मतलब मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि भय क्रोध से युक्त चित्त ये विकृति का लक्षण है, और यहाँ पे सत्व हमारा कम होता है ना। सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृति मत मतलब सत्व हमारा कम हो रहा है, सत्व हमारा नष्ट हो रहा है, सत्व में क्या हो रही है, विकृति हो रही है, और चित्त में भय क्रोध व्याप्त हो रहे हैं। इस तरह से हम इसका मीनिंग लगा रहे हैं, लेकिन इसका फर्स्ट लाइन से क्या मीनिंग है ये हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये हमें, तभी मैं वही बोल रहा हूँ, आधा अधूरा नॉलेज इज डेंजरस। इसीलिए चारों लाइन पढ़ने के बाद ही हमको 4 लाइन का एक साथ मीनिंग हम उसका जज कर पाएंगे, गेस कर पाएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड हो जाता है उत्कर्ष सच। उत्कर्ष मतलब, उत्कर्ष का क्या मीनिंग है? उत्कर्ष मतलब एक उपलब्धि बोल सकते यहाँ पर, या फिर आनंद बोल सकते, कुछ अचीवमेंट,
कुछ आनंद, उत्साह, एंथुजियाज्म, उल्लास, इस तरह से ये रिलेटेड है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ठीक है। उम्म, यहाँ पर मैं उत्कर्ष सच धन्वी नाम यदि शव सिद्धयंती लक्ष्य चले, तो सच तो छोड़ ही दीजिए। धन्वी नाम मतलब क्या, धनवान लोग होते हैं क्या? धनवान यहाँ पे इसका मीनिंग हो सकता है क्या? चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। यदि शव सिद्धयंती, सिद्ध करना, लक्ष्य चले, लक्ष्य मतलब लक्ष्य, टारगेट। अब लक्ष्य का यहाँ पे क्या मीनिंग है ना? आपका भी मीनिंग मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि फर्स्ट सेकंड लाइन मैंने पढ़ी, फर्स्ट का सेकंड लाइन से कोई मतलब नहीं लग रहा है, सेकंड लाइन का थर्ड लाइन से कोई मतलब नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, इसका कुछ मुझे मीनिंग नहीं लग रहा है। आप देखिए ना, अंत तक इसका मीनिंग मैं निकाल के ही लेके आऊंगा, बिल्कुल अपन हार नहीं मानते। उसके बाद लास्ट मैंने क्या बोला, मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या मतलब झूठ। एवं व्यसनम, व्यसनम मतलब व्यसन, जो कि लत लगती है, आदत, व्यसन। किस चीज की आदत की बात कर रहा है व्यसन की? वदंती, वदंती मतलब शायद बोलना, बोलना, हाँ बोलना, बोलना। मृगयाम, मृगयाम मतलब मृग, मृग मतलब डियर। अब साला ये क्या हो गया, धनवान, मृग, व्यसन, झूठ, उपलब्धि, आनंद। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आगे देखिए मैं इसको किस तरह से डिकोड करता हूँ, किस तरह से सॉल्व करता हूँ। आसान है, आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ, शांति के साथ विचार करना है। मृग, अब मृगयाम ये अग्निमोद, यहाँ पे देखो पदच्छेद अगर आपने किया होगा अच्छे से, एक सेकंड, हाँ, ये अग्नि विनोद मैंने बोला था ना इसको, ये हम यहाँ पे इसको ये करते समय मृगयाम प्लस इव प्लस विनोद, तो यहाँ पे मृगयाम ई का इसका मीनिंग नहीं पता। विनोद मतलब, विनोद मतलब क्या है? हंसी ठिठोली करना, हंसी ठिठोली करना मतलब हंसना, हंसना। कुतः मतलब कहाँ है, तो इसका हमें क्या लग रहा है, झूठ, व्यसन, बोलना, मृग, हंसना कहाँ है। ऐसा सीधा सीधा अगर मैं इसका एक, इसका कोई मीनिंग नहीं लग रहा, तो हम वापस आ जाते हैं थर्ड लाइन के ऊपर। थर्ड लाइन के ऊपर देखो, क्योंकि फोर्थ लाइन में सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ मृगयाम आ गया है। देखो मैं हार्ड वाला ये आपको करके दे रहा हूँ, थोड़ा इसकी लेवल हाई है, लेकिन ये आपको समझ में आ जाता है तो आप इजी वाला कौन सा भी सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेटली इसका मीनिंग बढ़िया तरीके से लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, मतलब अभी उसी प्रोसेस में चल रहा है। देखो मेरे पास आंसर की है, मैं सीधा सीधा आंसर आपको बता दूं, मुझे कोई नहीं, लेकिन आंसर कैसे आता है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि वो पैटर्न आप एग्जाम में अप्लाई करके बढ़िया से मार्क्स ले सके। तो क्योंकि हम फिर से थर्ड लाइन पे आ जाते हैं, जिसका अर्थ निकालना हमारा बाकी था। तो थर्ड लाइन पे अगर मैं आ जाऊँ, तो फोर्थ लाइन में मैंने पहले देखा कि मृग आ गया, मृग मतलब डियर। हाँ, उसके बाद उत्कर्ष स च धन्वी नाम यदि शव सिद्धांति लक्ष्य चले। अब अगर मृग की बात हो रही है, अगर डियर की बात हो रही है, तो धन्वी नाम का अर्थ धन से कैसे हो सकता है, धनवान पीपल से कैसे हो सकता है? धन्वी नाम का अर्थ यहाँ पे धनुर्धारी होगा, क्योंकि धनुर्धारी तो शिकार करेगा, और शिकार करके तो मृग को मारेगा, डियर का शिकार करेगा। मतलब इस श्लोक में किस चीज की बात हो रही है? शिकार की बात हो रही है। शिकार, शिकार के आसपास ये श्लोक घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस तीसरे श्लोक का हम अर्थ इस तरह से लगा सकते हैं कि देखो, लक्ष्य को सिद्ध करना मतलब मृग को सक्सेसफुली चेस करके उसका शिकार करना, मारना, इससे बड़ा उत्कर्ष, खुशी, अचीवमेंट एक धनुर्धारी के लिए और क्या हो सकती है? फिर से रिपीट करता हूँ, अपने लक्ष्य को सिद्ध करना, यानी कि यहाँ पे अर्थ है कि मृग को मारना, उसका शिकार सक्सेसफुली करना, उसको चेस करके उसका शिकार करना मृग का, इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ी उत्कर्ष, इसके इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी आनंद की बात एक धन्विनाम के लिए, एक धनुर्धारी शिकारी के लिए और क्या हो सकती है? ये तीसरे लाइन का मीनिंग बना। अब चौथे लाइन का मीनिंग, मिथ्येव व्यसनम वदंती मृगयामिग्नि मोदकुत। यहाँ पे मुझे दो तीन वर्ड पकड़ने। मिथ्येव मतलब झूठ है, व्यसन मतलब ये व्यसन है, बोलना, देखो व्यसन बोलते हैं लोग, यहाँ पे हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। विनोद, विनोद मतलब हंसी ठिठोली करना। यहाँ पे मेरे दिमाग में इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि लोग झूठ ही कहते हैं कि शिकार करना व्यसन है, क्योंकि देखो शिकार के अराउंड ये पूरा ये घूम रहा है। तो यहाँ पे व्यसन, शिकार के बारे में बोल रहे हैं कि लोग झूठ ही कहते हैं कि शिकार एक व्यसन है, वदंती, है ना? इसमें लोग बिना कारण विनोद करते हैं, बिना कारण इसका मजाक उड़ाते हैं, बिना कारण लोग बोलते हैं कि क्या है, शिकार करना यहाँ पर व्यसन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग यहाँ से जुड़ जाता है, क्योंकि शिकार करना एक प्रकार की एक्सरसाइज है, इससे हमारा फैट लॉस होगा, हमारे शरीर में लागत आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन शिकार करना, किसी की प्राण लेना, किसी की जान लेना, ये हाईली पाप वाली चीज़ है। हमारे अगर हिंदू शास्त्र में अगर हम देखेंगे तो ये पाप वाली चीज़ है। तो अगर हम पाप वाली चीज़ करेंगे तो हमारे शरीर का, हमारे मन का सत्व कम होगा, हमारे में विकृति आएगी, और हमारा चित्त भय क्रोध से दूषित हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका एक और भी एक थोड़ा सा फाटा फोड़ के एक अर्थ हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम जब शिकार करते हैं तो अगर जंगली शेर हो गया फॉर एग्जांपल, उसके साथ हम शिकार कर रहे हैं, तो हमारा फियर ओवरकम होता है कि भाई हम जानवर से डरते हैं ना, तो हम शिकार करके उसके ऊपर विजय पा ली। तो क्या हो गया, विजय पा करके हमने हमारे भय क्रोध के ऊपर विजय पा ली। तो इस तरह से आपको इसका वाक्यार्थ गेस करना है। मैंने इसका वाक्यार्थ गेस करके आपको बताया किस तरह से आपको कड़ी से कड़ी जोड़ करके इसका वाक्यार्थ गेस करना है। अब शास्त्रार्थ की ट्रिक ये है कि आप इस वाक्यार्थ को ही इलेबोरेट कीजिए आपके लैंग्वेज में, उसको आप अपने हिसाब से, आपको किस तरह से यथोचित प्रॉपर आप इसको एक बढ़िया तरीके से, जिस तरह से आप इलेबोरेट करना चाहे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपरली कीजिए, कुछ के कुछ मत लिख के आइए, एक तर्क संगत उसका प्रॉपर रिलेटेड मीनिंग होना चाहिए। इस तरह से आप इसको इलेबोरेट कीजिए और इस तरह से आपका शास्त्रार्थ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फोर्थ LAQ का आपको किस तरह से अप्रोच रखनी है, हमने एक एक करके आपको पॉइंट बताया, बढ़िया बढ़िया से ट्रिक्स बताई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। SAQ LAQ वाले वीडियो आते ही होंगे, आ ही रहे हैं। तो मैं अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।